अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका लक्ष्मी दादी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है और वहां देवेंद्र जी को खराब हालत में देखकर ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे तान्या की हंसी अनामिका ने भी नोटिस कर ली और कैजुअली एक आईब्रो उठाते हुए उसने पूछा, मिस तान्या, क्या ये टाइम नहीं है आपका प्रॉमिस पूरा करने का? तान्या जलने में और उसका मजाक उड़ाने में इतना बिजी थी कि वह भूल ही गई थी कि उसने अनामिका से क्या शर्त लगाई थी। देवांश ठीक उसके सामने खड़ा था, इसलिए किसी भी कीमत पर वह उसके सामने तो अपने आप को बेइज्जत नहीं होने देने वाली थी। बिल्कुल ही उसने डम होने का नाटक करना जारी किया, जैसे कुछ मालूम ही नहीं, और बोली, कौन सा प्रॉमिस? क्या मैंने कुछ कहा था? डॉक्टर तान्या, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक नर्स खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आपने खुद कहा था कि अगर इन छोटी मैडम ने देवेंद्र जी को बचा लिया तो आप उनके सामने घुटनों पर बैठेगी और अपनी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भी छोड़ देंगी। रियली मैंने ऐसा कहा था? तान्या ने बहुत सफाई से मना करते हुए कहा, क्या कोई प्रूफ है? एक और डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाया और बोले, आपने तो ऐसा कहा था, यहाँ खड़े खड़े इंसान ने सुना है। अगर आप घुटनों पर नहीं बैठना चाहती तो कम से कम माफी तो मांग लीजिए आपके बुरे बिहेवियर के लिए। आफ्टर ऑल तान्या ने अनामिका के साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैं क्यों माफी मांगू? तान्या ने मासूम एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है हो। सब लोग गुस्से में तान्या को देख रहे थे। तभी अचानक अनामिका ने अपना राइट लेग उठाया और ठीक तान्या के घुटनों पर वार किया, जिससे वह धाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गई। किसी को नहीं पता चला कि अनामिका ने कब ये किया। सब तान्या को नीचे जमीन पर बैठे हुए देख रहे थे। तुम तान्या अचानक गिरने की वजह से इतने दर्द में थी कि उसके होंठ कांप रहे थे और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना तुम्हारी ड्यूटी है। अनामिका की आंखें बहुत ठंड थी। तुम्हारी स्किल से तुम्हें लोगों की जान बचाने चाहिए, ना कि दूसरों की जान रिस्क में डालनी चाहिए। तुम तान्या गुस्से में कांप रही थी और बोली, बकवास मत करो मिस्टर सिंघानिया के सामने, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ किया या नहीं, या फिर तुम क्या करना चाहती थी, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अनामिका बोली। ठीक उसी वक्त अस्पताल के दिन जिन्हें अभी अभी इन सब के बारे में खबर लगी थी, वह यहाँ पहुंचे। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपके दादाजी ठीक है? मैं अभी भी एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस आया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। वेट, यहाँ पर हो क्या रहा है? और डॉक्टर तान्या, आप घुटनों के बल क्यों बैठी हुई है? डायरेक्टर को देखते ही तान्या ने अपने आंखों से झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह आंसू उसे दर्द की वजह से भी निकल रहे थे जो उसके घुटनों में हो रहा था, और वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। अस्पताल के दिन तान्या को बहुत मानते थे और कई डॉक्टर के सामने उसकी तारीफ करते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते थे। जैसे ही वह अपने मगरमच्छ के आंसू से डिन को कुछ बोलने वाली, तभी उसने डिन की सरप्राइज आवाज सुनी, अनामिका, तुम्हें यहाँ हो? और तुम सर्जिकल गाउन में क्यों हो? तुम वह लड़की तो नहीं जिसने अभी अभी मिस्टर सिंघानिया की सर्जरी की है? क्या तुमने की? मैंने रास्ते में आते वक्त सुना, क्या मिस्टर सिंघानिया ठीक है? उनकी बातें सुनकर सब लोग बहुत शॉक हो गए। न सिर्फ हॉस्पिटल के दिन अनामिका को जानते थे, मगर उनकी बातों से लग रहा था ताकि वह अनामिका की मेडिकल स्किल को काफी अच्छे से जानते भी हैं। जब दिन के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया तो वह कंफ्यूज हो गई और उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है अनामिका? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? डॉक्टर शर्मा, अनामिका ने उन्हें ग्रिट किया, कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर तान्या इस फील्ड में और रहे। डॉक्टर शर्मा ने पहले ही तान्या और फिर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, अनामिका, क्या इसने तुम्हें अपसेट करने के लिए कुछ किया? मैं अपसेट नहीं हूँ। अनामिका का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग था और वह बोली, यह पहली बार है जब मैंने सुना कि हार्ट फेलियर पेशेंट का जिसका पेनिकुलर लीक हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन और हॉट शूटिंग इंजेक्शन दिए जाते हो। इसका मतलब उस पेशेंट की जान लेना है सीधे सीधे। अगर ऐसी तरीका इस्तेमाल किया गया तो वह पेशेंट आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने तुरंत मुड़कर तान्या की तरफ देखा। अनामिका एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर हायरिंग स्टैंडर्ड अब उतने ही नहीं रह गए हैं। तान्या, तुमने पेशेंट की सर्जरी क्यों नहीं की, बल्कि इस तरह का उल्टा रास्ता क्यों अपनाया? डॉक्टर शर्मा ने तुरंत पूछा। डॉक्टर शर्मा, उस टाइम पर मिस्टर सिंघानिया कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तान्या बोली। कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम बेहोशी के इंजेक्शन और हॉट शूटिंग मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम जानती हो कि ऐसा करने के बाद दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाते? तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन तुम एक पेशेंट की जान लेने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉक्टर शर्मा बोले। लेकिन तान्या उनकी बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वह डिसअपॉइंट होकर फिर बोले, तुम जा सकती हो,
अब सिटी हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। एक इंसान जिसे पेशेंट्स की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, बस अपने करियर और जान को बचाना है, वह एक डॉक्टर होने के लायक ही नहीं है। डॉक्टर शर्मा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उनके एक बार कह देने के बाद कभी भी तान्या इस फील्ड में काम नहीं कर पाएगी, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए, तान्या रोते हुए बोली। तान्या जानती थी कि डॉक्टर शर्मा उसे देवांश के गुस्से से और आगे खड़ी होने वाली मुसीबत से बचने के लिए भगा रहे हैं, लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसकी सैलरी काफी ज्यादा थी और कलीग भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करते थे, उसका फ्यूचर भी काफी हाई था। अब सब कुछ अनामिका की वजह से खत्म होने वाला है। अभी के अभी इसे लेकर जाओ, डॉक्टर शर्मा ने सिक्योरिटी से कहा और फिर देवांश से माफी मांगते हुए कहा, आई एम ट्रॉली सॉरी, मेरे होते हुए ऐसी चीज होती नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस्मत से अनामिका टाइम पर यहाँ आ गई और बड़ी गलती होने से उसने रोक दिया। तुम्हारा सरनेम क्या है? देवांश ने ध्यान से अनामिका की तरफ देखते हुए पूछा। अनामिका कपूर, अनामिका ने कॉन्फिडेंसली जवाब दिया। कपूर, ये वह सरनेम था जो उसकी दादी माँ अपनी शादी से पहले इस्तेमाल करती थी और उन्होंने बचपन में ही अनामिका को अपना सरनेम दे दिया था, इसलिए अनामिका कभी भी मेहता सरनेम नहीं इस्तेमाल करती थी। मुझे अपना नंबर दो, देवांश ने अपना फोन आगे करते हुए कहा। अनामिका उसकी बातों का मतलब समझ गई। अब जब उसने ब्लैंक चेक लिया है तो आगे देवेंद्र सिंघानिया के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना फ्यूचर कन्वर्सेशन के लिए आसान होगा। अनामिका ने उसका फोन लिया और अपनी पतली उंगलियों से जल्दी एक नंबर टाइप कर दिया और फिर अपनी चमकती हुई और आंखों और ग्लोइंग फेस के साथ उसे देखा और उसका फोन उसे वापस देते हुए बोली, आपके दादाजी की कई सारी चेस्ट सर्जरी हुई है, इसीलिए शुरू में उन्हें शायद थोड़ी दर्द भी होगी और हीलिंग प्रोसेस थोड़ा टफ भी होगा और ज्यादा सिलेक्टिव और दवाइयां की वजह से उनके पैर भी थोड़े फूल सकते हैं और दर्द कर सकते हैं। ये सब हीलिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। वह नहीं चाहती थी कि कोई कुछ भी होने के बाद उसे ब्लेम करे। देवांश ने इंटेंशनली अपने सामने खड़ी लड़की का चेहरा देखा और सख्त आवाज में पूछा, और हम उनका दर्द कैसे कम करेंगे? अनामिका ने उसके पीछे खड़े 7-8 कार्डियोलॉजिस्ट को देखा और बोली, यह बहुत छोटे मोटे इशू है, ये लोग हैंडल कर लेंगे। डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ओके, डॉक्टर शर्मा बोले। डॉक्टर सर्जिकल गाउन चेंज करने के बाद अनामिका ने कैप पहनी और अपना छोटा सा बैकपैक लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अनामिका, राघव ने उसे लंबे से हॉस्पिटल की कॉरिडोर में रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारा राइट हैंड ठीक है? मैं कब से इस सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे राइट हैंड को हुआ क्या है? और आज तुम क्यों अपने लेफ्ट हाथ से ऑपरेशन कर रही थी? अगर राइट हैंड को कुछ हुआ नहीं होता तो वह लेफ्ट हाथ से ऑपरेशन क्यों करती? मैं ठीक हूँ, अनामिका ने अपने हल्का दर्द कर रहा हाथ मूव किया और बिना किसी एक्सप्रेशन की बोली, बस मैंने कल किसी को पंच कर दिया था बहुत हार्ड, जिसकी वजह से अभी थोड़ा दर्द है। राघव ने उसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोला, तो तुम एक फाइटर भी हो? किस तरह की लड़की है ये? वह आसानी से कितनी भी मुश्किल से मुश्किल और रेयर दवाएं लेकर आ जाती है, सर्जरी करती है और लोगों को पंच भी करती है। वैसे तुम अपना कौन सा हाथ यूजुअली इस्तेमाल करती हो? लेफ्ट और राइट दोनों? और सर्जरी करते वक्त कौन से इस्तेमाल करती हो? राघव जानने के लिए काफी क्यूरोस था। मैं दोनों इस्तेमाल कर सकती हूँ और दोनों करती हूँ, अनामिका बोली। क्या तुम इंसान भी हो? राघव काफी शॉक में था। ठीक उसी वक्त एक 70-75 साल के इंसान वहां दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आए, साइड हटो, साइड हो जाओ। अनामिका की आंखें ब्राइट और क्लियर थी और सामने वाले इंसान को देखकर वह थोड़ी हैरान हो गई। विश्वनाथ दादाजी आप? अनामिका, क्या मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें भी उनके दादाजी की सर्जरी करने के लिए बुलाया है? क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट बनने का मौका दोगी? विश्वनाथ जी ने पूछा। मैंने ऑलरेडी काम खत्म कर दिया है, अनामिका बोली। वोट ऑलरेडी खत्म हो गया? विश्वनाथ जी ने पूछा। उन्होंने रास्ते में आते वक्त काफी ट्रैफिक जाम मिल गया था और वह भागते दौड़ते यहाँ पहुंचे तो सर्जरी ऑलरेडी खत्म हो गई थी। क्या तुमने अकेले किया? विश्वनाथ जी ने हाफते हुए पूछा। मैं और ये, विश्वनाथ जी ने अनामिका के हाथों का इशारा देखा और उसके बगल में खड़े लड़के को देखकर हैरानी से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादू, राघव ने हेल्पलेसली जवाब दिया, मैं यहाँ काम करता हूँ। उसके दादू वह कहाँ काम करता है ये भी भूल गए थे, लेकिन हमेशा एरोगेंट रहने वाले उसके दादाजी वह इस छोटी सी लड़की के सामने काफी पॉलिटली बिहेव कर रहे थे और उसकी चापलूसी भी कर रहे थे। राघव शौक था। कौन है अनामिका?
उसकी रिमार्केबल मेडिकल स्किल के अलावा कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो उसके दादाजी भी अनामिका से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं? बच्चे, अनु का असिस्टेंट बनना तुम्हारी खुशकिस्मती थी, विश्वनाथ जी बोले। एक असिस्टेंट, उसकी खुशकिस्मती? क्या उसके दादाजी पागल हो गए हैं? माना कि अनामिका बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वह भी तो कुछ कम नहीं है। क्या तुमने रूम नंबर 301 में अनामिका की दादी को देखा? विश्वनाथ जी ने कैजुअली पूछा। मैं उन्हें रोज देखने जाता हूँ, राघव बोला, और वह ये भी बोलना चाहता था कि मैं बिजी भी रहता हूँ। वह 24 घंटे अनामिका की दादी में के आसपास नहीं रह सकता था। तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, क्या तुम सचमुच नहीं जानते? अनु, 1 मिनट रुको, मैं बस इसे 2 मिनट में सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर विश्वनाथ जी ने राघव के कंधे पर पंच करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ? दादू, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर करना मना है, राघव बोला और वहां से भागने लगा। भगाना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? मैं अभी भी 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, विश्वनाथ जी बोले। राघव के पीछे भागने लगे। मिश्का ने उन दोनों को देखकर हेल्पलेसली अपना सर हिलाया और अस्पताल से बाहर चली गई। आधे घंटे बाद लग्जरियस रोल्स रॉयस एक बड़े से वाला के सामने रुकी और फिर एक हर रास्ते से होते हुए अंदर जाने लगी। एक कपल गेट पर इंतजार कर रहा था और अपने सामने से आई हुई खराब गाड़ी को देखकर उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। हो क्या रहा है? श्रवण ओबरॉय ने सबसे पहले पूछा। उनकी गाड़ी की हालत कैसे हुई और उनकी प्यारी बेटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? जैसे ही ड्राइवर महेश बाहर आया, उसे देखकर सीता जी भी शॉक हो गई और उन्होंने बैक सीट की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, महेश, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारे कपड़े, क्या रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? अनामिका कहाँ है? क्या वह ठीक है? वह कपल जल्दी से जाकर बैक सीट पर देखने लगे। मिस, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से जाते वक्त ही एक ट्रक से टकरा गया था, महेश ने जल्दी से एक्सप्लेन किया और रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस, हम घर आ गए हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर आसपास का नजारा देखा। सीता जी अपने वक्त में किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत थी और अभी 50 की उम्र में भी उनका ऑरा उतना ही जेंटल और डिग्निफाइड था। जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अनु हो, मेरी प्यारी गुड़िया। अनामिका गाड़ी से बाहर आई थी, तभी सीता जी ने उसे गले लगा लिया। मैं फाइनली तुम्हें मिल रही हूँ। अचानक किसी के ऐसे गले लगाने से अनामिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि उसे ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। मुझे देखना तो दो, सीता जी ने ध्यान से अनामिका का चेहरा देखा। उसके सामने खड़ी मासूम सी लड़की को काफी अच्छे फीचर्स और डेलिकेट स्किन थी। उन्होंने पहले प्यार से अपनी आंखों में आंसू लेकर पूछा, कितने सालों तक मेहता परिवार के साथ कैसे रही तुम? मैं ठीक थी, अनामिका बोली। 2 सिंपल शब्द सुनते ही सीता जी के आंखों से फिर से आंसू आ गए। उनकी बेटी इतने साल तक ठीक थी, यही उनके लिए काफी था। हमारी बेटी घर आ गई है, हमें खुश होना चाहिए। इस बार बोलने वाले इंसान श्रवण जी थे, जिनकी आंखें भी हल्की लाल थी। चलो अंदर लेकर चले इसे, वह थकी हुई होगी। हाँ, अनु, अंदर चलो। सीता जी ने अनामिका के हाथों से बैकपैक लिया और उसे श्रवण जी को दे दिया। श्रवण जी ने वह बैग लिया जिस पर किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो नहीं था और फिर अनामिका के कपड़े देखे। उन्हें अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ। उनकी बेटी 18 साल तक बाहर रही है। वह 18-19 साल की एक यंग लड़की है, मगर फिर भी उसने इतनी सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं और सिंपल सा बैग लिया है। अनु, आज से ये तुम्हारा घर है। सीता जी अनामिका को अपने साथ लेकर विला के अंदर की गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और प्लांट से और स्लीपिंग फायर लोट्स और जूलियट रोजेस, जो काफी महंगे माने जाते थे, वह हर जगह दिखाई दे रहे थे। 30 सर्वेंट गार्डन के बीच खड़े थे, जिनमें हाउस कीपर्स, ड्राइवर, सेफ, गार्डनर, मेड और बॉडीगार्ड थे। अनामिका को देखते ही उन्होंने एक साथ जोकर उसे ग्रेट किया, वेलकम होम मिस। अनामिका सीता जी के साथ ब्यूटीफुल फेरी टेल जैसे गार्डन से होते हुए बड़े से विला के मेल हॉल में पहुंची, जहां हर तरफ महंगी पेंटिंग्स और एटीक देखे जा सकते थे। क्या उसकी फैमिली गरीब नहीं है? अनामिका की नजर एक पेंटिंग पर गई जो कुछ समय पहले ही ऑक्शन में थी, रिटर्न ऑफ किंग्स। इस पेंटिंग की कीमत 30 करोड़ रुपए थी और यह 500 साल पहले की एक पेंटर की मास्टरपीस थी। अनामिका बता सकती थी कि यह असली और बिल्कुल ऑथेंटिक है। जब सीता जी ने देखा कि अनामिका किस तरफ देख रही है, तो उन्हें बात करने का एक टॉपिक मिल गया और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अनु, क्या वह पेंटिंग तुम्हें पसंद आई? घर में इतने सारे एंटीक और महंगे सामाने को देखकर वह हैरान हो गई थी, लेकिन उसे बस लग रहा था कि रिटर्न ऑफ किंग्स जैसी आर्टिस्टिक पेंटिंग इन मॉडर्न प्रिंटिंग के बीच में आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। अनु, क्या तुम्हें नहीं पसंद आई? क्या मैं किसी से कहकर पेंटिंग नीचे करवा दो?
श्रवण जी जल्दी से आकर बोले और उन्होंने एक बटलर को ऑर्डर भी दे दिया। मगर वह बटलर थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये पेंटिंग रिटर्न ऑफ किंग्स कहलाती है और जो एक रियल और प्रेशियस आर्ट पीस है, लेकिन उसके बॉस सचमुच ये पेंटिंग निकलवा देना चाहते हैं सिर्फ उनकी नई आई हुई बेटी की वजह से। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पेंटिंग उनके दूसरे मिस नताशा की फेवरेट थी। अनामिका ने उसे बटलर की आंखों में थोड़ा गुस्सा देख लिया जो उसी के लिए था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कैजुअली अपने पेरेंट्स को सजेशन दिया, आप इस पेंटिंग को अंदर के रूम में लगा सकते हैं। अनामिका की नज़र थोड़ी दूर पर एक टी रूम में थी, जहां पर सेम आर्टिस्ट के कई सारे और पेंटिंग्स लगाए गए थे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के जो फैशन और एलिगेंट स्टाइल के नेटवर्क से उसे लॉन्च को सजाया गया था। मगर यह सुनकर उसे बटलर को और गुस्सा आया। इस तरह की कीमती पेंटिंग बाहर लगनी चाहिए ताकि लोग इसे देखकर उनके बॉस की अमीरी की अंदाजा लगा सके और उसकी तारीफ कर सके। लगता है यह नई आई हुई लड़की गांव की गवार है जिसे इस तरह की महंगी पेंटिंग की कोई वैल्यू भी नहीं है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है, उस पेंटिंग को इस रूम में लगाना चाहिए। सीता जी ने सबसे पहले अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए कहा, मेरी बेटी का टेस्ट बहुत अच्छा है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अस्पताल से निकलने के बाद अनामिका अपने असली माता पिता श्रवण और सीता ओबरॉय के घर आती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आगे, अनु जो मन करे वह खाओ, देखो अच्छी सी चाय, फ्रूट्स, अच्छे अच्छे स्नैक्स सब है, कुछ है जो तुम्हें पसंद है वह खाओ, श्रवण जी ने अनामिका को कहा। अनामिका ने चाय का एक सिप लिया तो वह समझ गई कि यह कोई एवरेज ब्लैक टी नहीं है, इसमें एक अलग तरह का डिसेंट फ्लेवर और अरोमा था, ये पक्का असम की स्पेशल चाय ही है। अनु कुछ स्नैक्स लो, सीता जी ने कुछ पेस्ट्रीज अनामिका की तरफ बढ़ाए और उन्होंने काफी कम्प्लेक्स इमोशन और उदासी के साथ कहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ। अपनी माँ की उदासी देखकर अनामिका का दिल थोड़ा सा पिघल गया। कौन से ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने असली बच्चों को जानबूझकर खो दे? आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? अनामिका ने पूछा। कुछ दिनों पहले मेहता परिवार ने एक मिसिंग पर्सन का नोटिस लगाया था और सालों पहले जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट को भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। जब मैंने वह देखा तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई और मुझे अचानक बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड से कहा इस मामले के बारे में पता लगाने के लिए। सीता जी आगे बोली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वह तुम हमारी असली बेटी हो, जिसे हमने 18 साल तक अपनी बेटी मानकर पाला, वह हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। सीता जी की आंखों से आंसू बहाने लगा और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई और तुम किसी और के घर में चली गई। श्रवण जी उतने ही गिल्टी थे और बोले, मैं भी उस वक्त बहुत केयरलेस हो गया था। मैं नताशा को बिना किसी प्रॉपर चेकअप के घर ले आया। जब हमने इस बार उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया तो उसकी बायोलॉजिकल मदर बहुत सालों पहले आग में मर चुकी है और उसके फादर कौन थे इस बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। आफ्टर ऑल हमने उसे 18 सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए हम उसे इसी तरह नहीं निकाल सकते। इसलिए हम तुमसे डिस्कस करना चाहते थे, क्या वह भी तुम्हारे साथ यही तुम्हारी बहन बन के रह सकती है? 18 सालों तक नताशा को बड़ा करने की वजह से वह लोग उससे काफी अटैच थे और वह एक बहुत अच्छी बच्ची थी उनकी नजरों में। अनामिका उनके इंटेंशन समझती थी और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी, उनकी बेटी से सचमुच बहुत अच्छी है। क्या हम तुम्हें पूरा घर दिखाएं? सीता जी ने पूछा। अनामिका ने हाँ कहा तो वह लोग उसे घर दिखाने लगे। जब वह लोग म्यूजिक रूम से होकर गुजर रहे थे तो सीता जी ने पूछा, स्वीटी क्या तुम्हारी हॉबी है? अनामिका ने बिना किसी एक एक्सप्रेशन के जवाब दिया, पैसे कमाना। श्रवण जी हंसने लगे और बोले, जैसा बाप वैसी बेटी। मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना तो दुनिया का बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी भी सेम हॉबी है। नॉनसेंस, सीता जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जब तुम इसकी उम्र के थे ना तो तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते थे। ये सुनते ही श्रवण जी जम गए और उन्होंने जल्दी एक्सप्लेन करते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखों में जो बसी वह सिर्फ तुम थी ना, और उस वक्त तुम्हें प्यार का एहसास दिलाना और तुम्हें से शादी करना पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वरना तुम्हें कोई और ले जाता। उन दोनों की बातें सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसने जब कुछ दूरी पर नजर घुमाई तो अचानक उसे खिड़की से दूसरी तरफ वाला प्राइवेट हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जहां पर 3 एयरक्राफ्ट पार्क थे और उनमें से एक लिमिटेड एडिशन बोइंग 747 एसपी था। अनु, ये तुम्हारा रूम है, क्या तुम्हें पसंद आया? सीता जी ने दरवाजा खोलते हुए अपनी बेटी से पूछा। वह रूम पूरी तरह से पिंक कलर से भरा हुआ था, पर्दे, बेड, वार्डरोब, डेस्क, सब कुछ पिक
अनामिका क्या बोले उसे समझ में नहीं आया। तुम्हारी मॉम ने कहा कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है, इसलिए स्पेशली उन्होंने प्रिंस थीम पर तुम्हारा रूम डिजाइन किया है। श्रवण जी ने एक्सप्लेन किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम ने और भी रूम अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हैं। श्रवण जी एक एक करके अनामिका को बगल वाले सारे रूम दिखने लगे जो काफी डिफरेंट थीम पर थे। मरमेंड, क्लासिक, मॉन्यूमेंटल मॉडल। उन्हें नहीं पता था कि अनामिका की पसंद क्या है, इसलिए उन्होंने काफी सारे रूम तैयार करवाए थे, वह भी हर एक डिफरेंट स्टाइल में। मुझे ये रूम अच्छा लगा। अनामिका ने सबसे सिंपल रूम जिसका इंटीरियर काफी एलिगेंट था उसे चुना। ठीक है, फिर तो तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब हाउसकीपर पास में बुलाने आएंगे तो नीचे आ जाना, ओके। यह उन दोनों का अपनी बेटी के लिए पहला गिफ्ट था, इसलिए वह थोड़े नर्वस थे जो अनामिका समझ रही थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। फ्रेश होने के बाद अनामिका ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, क्या तुम्हारे पास अभी भी हॉटेजी हर्ब है? दूसरी तरफ से तुरंत एक फोन आया और एक जेटल आवाज सुनाई दी, अनु क्या फिर तुम हॉटेजी हर्ब्स की मदद से मेडिसिन बनाने वाली हो? क्या मेडिसिन की जो ब्लैक मार्केट में हाई प्राइस है उसमें तुम्हें एक अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी? अनामिका हल्का सा मुस्कुराए और उसने जवाब दिया, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण लक्ष्मी दादी की कंडीशन है, राइट? दूसरी तरफ वाली लड़की ने पूछा। दूसरी तरफ जो लड़की थी वह श्रेया थी, अनामिका की सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। एक हॉट ईजी मेडिसिन कम से कम 10 लाख में बिकती है और इससे लक्ष्मी दादी भी ठीक हो जाएंगे, तो ये दोनों तरफ से फायदेमंद ही हुआ। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट बचा है, अनामिका बोली। हॉटेजी हर्ब हार्ट कंडीशन को ठीक करने में काफी इफेक्टिव थे, लेकिन उसका एक प्लांट भी काफी महंगा था। न सिर्फ वह काफी महंगा था बल्कि बहुत रेयर भी था और उसके कुछ प्लांट्स ही एक ऑप्शन में मिलते थे। सिर्फ आखिरी प्लांट जो इस वक्त उनके पास बचा हुआ था वह भी उन्होंने काफी ऊंचे दामों में खरीदा था। बाकी जो लोग भी हॉटेजी हाउस खरीदने थे वह उन कंपोनेंट्स को रिसर्च में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें उसे प्लांट की असली वैल्यू और उसे कैसे एक अच्छे मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म करना है नहीं आता था। मगर अनामिका थोड़ी अलग थी, वह दूसरे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और पौधों की मदद से हॉट इसी हर्ब को मेडिसिन में बदल देती थी और वह एक गोली हॉट पेशेंट के लिए अमृत का काम करती थी। जैसे ही अनामिका की बनाई हुई मार्केट में आती थी वह हवा की तरह गायब हो जाती थी। श्रेया की नजरों में हॉट इसी हब अपने पूरे पोटेंशियल तक सिर्फ अनामिका के हाथों में ही पहुंच सकता था, वरना वह वेस्ट हो जाता। क्या उसकी जरूरत तुम्हें अर्जेंटली है? क्या मैं अभी तुम्हारे पास लेकर आऊं? श्रेया ने पूछा। नहीं, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में आकर खुद ले लूंगी। अब मैं तुम्हारे घर के आसपास ही रह रही हूँ। इतना कहकर अनामिका ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि कैसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे ढूंढा। क्या तुम उस मदन मेहता की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो? कितना फिल्मी ड्रामा हुआ है तुम्हारे साथ। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दुनिया कुछ ही दिनों में ऊपर से नीचे तक बदल बदल चुकी है। वह आगे बोली, अब जब मेहता परिवार ने तुम्हें अपने परिवार से निकाल दिया है और वह तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, तो तुम अभी भी लक्ष्मी दादी की सी चिंता क्यों कर रही हो और उनका ख्याल क्यों रख रही हो? अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्योंकि वह मेरी दादी है और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बड़े होते हुए मदन मेहता और उसकी वाइफ मीना मेहता हमेशा अपने करियर्स के साथ बिजी थी। लक्ष्मी दादी ने ही उसे बड़ा किया। अब जब लक्ष्मी दादी इतनी बुरी तरह बीमार है तो वह उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। लक्ष्मी दादी अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मदन कितना बेवकूफ है ये सोचते हुए कि अगर वह कुछ पैसे फेंकेगा और अस्पताल में वीआईपी रूम बुक कर देगा और एक केयर टेकर रख देगा तो वह ठीक हो जाएंगी। तुम नहीं होती और हर बार उन्हें मौत के मुंह से खींचकर बाहर नहीं लेकर आती तो वह अब तक बिना मां का हो चुका होता। श्रेया की बातें सुनकर अनामिका की आंखें डार्क हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। श्रेया आगे बोली, अगर तुम नहीं होती तो उनकी छोटी सी फैक्ट्री इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। कैसे वह लोग एक छोटे से शहर से निकालकर बड़े पोश एरिया में घर ले पाते? वह कैसे इतना अमीर बन पाता? ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क के का ही नतीजा है जो तुम पीछे छुप कर करती थी। वरना उसके बिजनेस सेंस के हिसाब से तो वह अब तक बैंकक्रप्ट चुका होता। अमीर इंसान बनना तो दूर की बात है, उसमें बिजनेस को चलाने का कोई टैलेंट नहीं है। इसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए तुम्हें फोर्स करता रहता है। तुम्हारे अंदर जितनी एबिलिटी है वह तुम अपने लिए इस्तेमाल करती तो दुनिया की सबसे रिच इंसान होती, लेकिन तुम सब कुछ उनके लिए करती रही और बदकिस्मती से इतने सालों की मेहनत का पैसा उनकी पॉकेट में चला गया और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। यह कोई बड़ी बात नहीं है,
अनामिका ने बहुत ही रिलैक्स तरीके से कहा क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जब भी चाहूँ तब पैसे कमा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। बचपन से ही उन्होंने तुम्हें लक्ष्मी दादी के हवाले छोड़ दिया और कभी कभी ही घर आते थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम उनकी असली बेटी नहीं हो और उन्हें अपनी असली बेटी मिलो तो उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। कितने घटिया लोग हैं। श्रेया बोली। अब उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हॉट ईजी हर पर नजर रखना एक प्लांट काफी नहीं है। अनामिका ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा आने वाले ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान देना और कोई भी न्यूज हो तो मुझे बताना जरूर। डोंट वरी, श्रेया ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जब अनामिका ने मैसेज देखा तो वह उसके किसी एम्प्लॉयज का था। बॉस, बड़ा ऑर्डर है। किसी सुपर रिच इंसान ने कपड़ों के बैग्स के और शूज के 100 पीस ऑर्डर किए हैं अपनी बेटी के लिए और डिलीवरी आज ही करनी है। मैंने अपने वेयरहाउस से निकाल कर सारे लिमिटेड आइटम्स भेज दिए हैं। हमारे पास अब बिल्कुल स्टॉक नहीं बचा है। आप कब हमें नए डिजाइन भेजने वाले हो? अर्जेंट, अर्जेंट, अर्जेंट। मैंने 3 बार कहा, आप तो समझ ही गई होगी कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, हम तो आपके मैसेज के इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी उसे इंसान के घर पर पहुंचने वाला हूं। देखते हैं उनकी बेटी कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद है कि वह थोड़ी खूबसूरत हो और अगली ना हो ताकि आपके डिजाइन उसे पर सूट करें। ये मैसेज देखकर अनामिका थोड़ी हैरान हो गई और उसने मैसेज भेजा, तुम खुद डिलीवर करने जा रहे हो? इतना बड़ा ऑर्डर है? ऑफ कोर्स, मुझे बेस्ट सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी है। आपको क्या लगता है? मैसेज पढ़ने के बाद अनामिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। यह किस तरह की फैमिली है जो 100 कपड़े और बैग्स ऑर्डर कर रही है एक ही बार में? क्या वह लोग एक स्टोर खोलने की फिराक में है? ठीक उसी वक्त एक लग्जरियस BMW विला के सामने आकर रुकी। घर की एक सर्वेंट रघु जल्दी से आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोला और कहा, मिस आप फाइनली वापस आ गई है। आपका वापस आते ही घर से खुशहाल हो जाएगा। नताशा काफी ग्रेसफुली BMW से बाहर आई। उसका एक सिंपल चेहरा मगर उसकी बॉडी काफी ट्रैफिक थी। उसकी बुरी आंखें चमक रही थी और उसने अपने बालों को अच्छे से सेव किया हुआ था। बहुत सारे नौकर उसके लगेज को उतरने लगे तो वह सर्वेंट अभी जिसने दरवाजा खोला था वह उसके पीछे चलते हुए बोला, मिस नताशा आप अपने एग्जाम में बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अब जब आपने अपनी फाइनल एग्जाम्स और अपने दोस्तों के साथ ट्रेवलिंग पूरी कर ली है तो फाइनली मेरे पास मौका है आपसे बात करने का। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। क्या बात? नताशा काफी ऑर्डिनरी लुक दिखती थी लेकिन अमीर परिवार में बड़े होने की वजह से उसके अंदर एक अलग ही सुपरियोरिटी का ऑरा था और वह बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह बिहेव करती थी। आज उसने एक काफी फ्लिफी पिंक ड्रेस पहनी थी और एक डिजाइनर बैग लिए और डिजाइनर ज्वेलरी पहने काफी अच्छी दिख रही थी। इस तरह की खूबसूरती को पैसों और स्किन केयर से डेवलप किया जा सकता है। बात यह है कि वह सर्वेंट अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही नताशा ने गार्डन में काफी सारे अनजान चेहरे को नोटिस किया जो काफी सारे ब्यूटीफुल कपड़ों और बैग को डिस्प्ले रैक में लगा रहे थे और उन्हें अच्छे से कैरी करते हुए घर के अंदर ले जा रहे थे। कुछ नौकर गार्डन में काफी सारे बलून्स लगा रहे थे और स्टार लाइट्स और मार्था उन्हें डायरेक्शन देने में बिजी थी। मार्था बचपन से ही नताशा की पर्सनल नैनी थी, जो उसके बचपन से ही उसके साथ थी। सीता जी के पहले से ही 5 बेटे थे, इसलिए जब नताशा की बारी आई तो वह नताशा को अपना दूध नहीं पिला पाती थी और उन्हें एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए हमेशा मार्था ही नताशा की साइड रहती थी, उसका ध्यान रखना, उसे खाना खिलाना, उसके लिए सब कुछ करना। इसलिए जिसकी वजह से घर में बाकी नौकरों से मार्था का स्टेटस काफी ऊंचा हो गया था और उसके साथ नताशा का रिश्ता भी तकरीबन माँ बेटी जैसा ही हो गया था। उसे देखते ही नताशा की आखिर में चमक आ गई और उसने कहा, मार्था आंटी। मिस नताशा आप वापस आ गई। नताशा को देखते ही मार्था की स्माइल बड़ी हो गई और उसने जल्दी से आते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तो आपको कहा था कि आप यही रहिए लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए आपको अपने कितना वजन काम कर लिया है, पतली हो गई है कितनी। आपका भी तो वजन कम हो गया है। मार्था आपने मुझे बहुत मिस किया, नताशा ने पूछा। सिली गर्ल, उसके चिढ़ाने पर मारा हंसी और बोली, आपका वेट कम हो गया लेकिन आप और खूबसूरत हो गई हो। नताशा मुस्कुराए और उसने पीछे भीड़ को देखते हुए कहा, क्या यह मॉम डैड ने सरप्राइज मेरे लिए तैयार करवाया है? एग्जाम्स में अच्छा करने की वजह से उसे है रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर उन्हें लगता है कि वह बड़ी हो गई है इसलिए इसके लिए उसे एक बड़ी सी पार्टी दी जा रही है, या फिर उसके कॉलेज एडमिशन की खुशी में उसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। बात चाहे कुछ भी हो, वह इस बड़े से जेस्चर से काफी खुश थी।
कौन सी लड़की खूबसूरत कपड़े, शूज और बाइक्स को मना कर सकती है, स्पेशली जब इतने सारे लिमिटेड एडिशन और टॉप ब्रांड के हो और उसके अलावा आसपास का वेन्यू भी डेकोरेट किया हुआ था। वह अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। भले ही उसके 5 भाई थे मगर उसके पेरेंट्स का टेंशन उससे भी कम प्यार नहीं था। वही नताशा की बात सुनकर मार्था के एक्सप्रेशन थोड़े अवसाद हो गए। मैं जा रही हूँ सब चीज चेक करने के लिए, नताशा की आवाज में खुशी झलक रही थी। मगर जल्दी से मार्था ने उसे रोकते हुए कहा, मिस नताशा, ये चीज आप सबके लिए नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने बगल में खड़ी नौकर रघु की तरफ देखा। वह दोनों ही उसे उदास नहीं करना चाहते थे जो इतने अच्छे और प्यार माहौल में पड़ी है। मार्था, मैं जानती हूँ आप लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के प्लेन से इतनी जल्दी लौट आऊंगी। क्या आप लोगों की तैयारी खत्म नहीं हुई है? इट्स ओके, मैं ऐसे नाटक करूंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। आप लोग तैयारी जारी रखिए, मैं कुछ देखा ही नहीं, नताशा बोली। मिस नताशा, मार्था बोली, मगर नताशा जल्दी से घर के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह पूरे परिवार में इकलौती बेटी है, ये सारे लड़कियों वाली चीज उसके अलावा और किसके लिए हो सकती है? उसके भाइयों के लिए। उसके मॉम डैड पक्का उसे सरप्राइज करना चाहते थे, इसीलिए सर्वेंट से उसे झूठ बोल रहा है ताकि उसके मॉम डैड का सरप्राइज खराब ना हो। नताशा मुस्कुराते हुए में हाल मैनन पहुंची जब वहां काफी नेट और तरीके से डिस्प्ले रेक में लगाया हुआ था। हर एक कपड़ा, हर एक बैग उसे उसी के लिए आया था। हर एक कपड़े को देखते हुए नताशा के दिल में और खुशी बढ़ती जा रही थी। मार्था जल्द से जल्द नताशा को सच्चाई बता देना चाहती थी, मगर नताशा का खुशी से मुस्कुराहट हुआ चेहरा देखकर वह बोल नहीं पा रही थी। वही अनामिका अपने रूम में अभी अभी अपना काम खत्म करके उठी थी और वह थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। तभी अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर नोक किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।